Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थालीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 सिविक्स का द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 9th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 13 का हम 9th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होते हैं। उसके बाद हम फर्दर एग्जीक्यूटिव्स की भी बात करेंगे प्रेसिडेंट के बाद वाले। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इसकी प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल पावर्स की। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर की। तो आप पता मिलेगा, आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें आपने देखा कि प्रेसिडेंट को सारी पावर नेग्लिजिबल है, यानी पावर तो दी गई है लेकिन वो किसी काम की तो ज्यादा है नहीं। लेकिन हमने कहा था कि एक एक्सेप्शनल कंडीशन में उसके पास हद से ज्यादा पावर आ जाती है। तो उन्हीं हद से ज्यादा पावर को कैसे लगाया जाता है, कैसे वो पावर आती है, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंफॉर्मेटिव है, पूरा न्यूज पॉलिटिकल से भरा हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी का वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है आपातकाल। जी हाँ, इमरजेंसी का मतलब भी होता है आपातकाल, यानी ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल नहीं होती। आपको पता है ये इमरजेंसी कब किसे कहा जाता है। इमरजेंसी इमरजेंसी उसे कहते हैं जब कुछ बहुत ही सीरियस मैटर हो, बहुत ज्यादा कोई पर्सन सीरियस हो गया हो, इमरजेंसी वार्ड होता है, आपने सुना होगा ना। तत्काल कुछ अचानक से जो कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके लिए इमरजेंसी होती है। तो सेम वही, यानी प्रेसिडेंट को जो पावर्स, जो डिसीजंस, प्रेसिडेंट को जो पावर मिली है डिसीजंस देने की, अचानक से कोई इंसिडेंट होता है तो अचानक से कुछ गड़बड़ी होती है, उसको हैंडल करने के लिए जो पावर्स मिली हैं उन्हीं पावर्स को कहते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और ये पावर बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक है मींस ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कई बार ये अनडेमोक्रेटिक चली जाती हैं। जी हाँ, कई बार इसका इस्तेमाल करते हुए कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज को किसकी तरफ धकेल दिया गया, डिक्टेटरशिप की तरफ, यानी उन्हें गुलाम बनाया गया, उन्हें राजतंत्र के थ्रू ला दिया, यानी कोई इलेक्शन नहीं, सब बंद करवा दिए गए। वैसा एक बार कोशिश हुई थी हमारे इंडिया में ही करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, थैंक्स टू द आवर लीडर्स एंड आवर पीपल। जी हाँ, हमारे कुछ ब्रेव नेताओं की वजह से और हमारे कुछ जागरूक, हमारे देश के जो नागरिक थे उनकी मदद से वो समय हमने नहीं आने दिया और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाए रखा। तो क्या है वो सारी स्टोरी हम बात करेंगे, पर फिलहाल अभी हम ध्यान देते हैं कि इमरजेंसी पावर्स क्या होती है। पहले तो आप समझ लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब कभी कंट्री में बहुत खराब कंडीशन चलेगी, अचानक से लड़ाई झगड़ा होने लगे लोगों का आपस में, सिविल वॉर छुड़ जाएगी, गृह युद्ध, मतलब कंट्री के लोग आपस में लड़ने लगे या फिर देश के ऊपर अटैक हो, तो उस समय में गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसके पास फंडामेंटल राइट्स है, आप भी एक ऐसा पर्सन है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी आपको बोलने का अधिकार है, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है। लेकिन उधर देश के ऊपर हमला हुआ है, देश में जगह जगह दंगे फैले हुए हैं, देश में क्या हो रहा है, पूरा आगजनी हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो उस समय गवर्नमेंट आपको फंडामेंटल राइट नहीं देगी, गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोलेगी कि आपको बोलने का अधिकार है। उस वक्त गवर्नमेंट पहले उस पर्टिकुलर मैटर को समझाएगी, सुलझाएगी, है ना। तो वही बात होता है इमरजेंसी। चलिए हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। इमरजेंसी क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। जी हाँ, इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। अभी जैसे आपको 6 फंडामेंटल राइट्स है, अपने मन से बोलने का अधिकार है, अपने मन से कहीं भी जॉब करने का अधिकार है, अपने मन से रिलीजन मानने का अधिकार है, अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार, ये सब अधिकार आपको हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं और उस पर गवर्नमेंट जो है क्या करती है, अपने हिसाब से रूल करती है, अपने अकॉर्डिंग। जो भी पर्सन होता है उस पर गवर्नमेंट में वो मनमानी तरीके से रूल कर लेता है बिना, फॉर एग्जांपल अगर देश में इमरजेंसी लगी तो किसी को उठा के जेल में डाला जाएगा और वो पर्सन सवाल तक नहीं उठा सकता कि मुझे जेल में क्यों डाला गया है। उसे मारा जा सकता है, सजा दी जा सकती है, लेकिन कोई पूछने वाला, कोई सवाल उठाने वाला नहीं होता, क्योंकि सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं इमरजेंसी में। तो ये हमारे कंट्री में भी एक बार हो चुका है, बस किस्मती से। चलिए अब हम आते हैं कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है, किन किन कंडीशन में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। आपातकाल एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, उस कंडीशन में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उस कंडीशन में कोई भी पर्सन आपके हुक्म चला सकता है आपके ऊपर, यानी आपको कंट्रोल कर सकता है, सारे सिटीजन को कंट्रोल कर सकता है, मनमानी तरीके से रूल कर सकता है। यही इमरजेंसी होती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से जब चाहे डिक्लेयर कर दे। प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, इनसे एडवाइस देनी होती है, यानी बिना इनके सलाह के, बिना इनसे पूछे ये लोग इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो देखिए,
द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इन खास 3 कंडीशंस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से वो 3 खास कंडीशंस हैं, जिन 3 खास कंडीशन में, उन 3 खास परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करता है। तो चलिए आइए जानते हैं हम आपातकाल की घोषणा कब करता है राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि इन निम्नलिखित परिस्थितियों में, जी हाँ 3 परिस्थिति यहाँ पर लिखी हुई है, इन 3 कंडीशंस के अंडर, ऐसी 3 कंडीशन अगर देश में आती है, देश के किसी पार्ट में आती है, तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि ये 3 पार्ट कौन से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इमरजेंसी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप की लगती है। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी सारी एक टाइप की होती है। कुछ इमरजेंसी में बाकी स्ट्रिक्ट नहीं होते, इतने बोलने का अधिकार होता है, बाकी राइट्स मिल जाते हैं। बट कुछ इमरजेंसी ऐसी भी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रिक्टनेस रहती है, यानी अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं। ऐसी भी इमरजेंसी होती है, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कौन सी कंडीशंस में इमरजेंसी लगती है। तो ये 3 कंडीशन दी हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल एग्रीगेशन। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी। एग्रीगेशन मतलब मुसीबत हो गया, कोई हमला हो गया, यानी हमारे देश पर बाहर से कोई हमला कर रहा है तब, ठीक है। हमारी कंट्री में, जैसे हमारी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, तो इस कंट्री पे बाहर से अटैक हुआ है, यानी कि हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे, ठीक है। जब एक्सटर्नल अटैक होता है, एग्रीगेशन होता है, किसी कंट्री पे अटैक किया, किसी कंट्री से हमें अटैक का खतरा है, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है, तब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। या फिर इंटरनल अपराइजिंग हो। इंटरनल अपराइजिंग हो मतलब, इंटरनल मतलब अंदरूनी कलेश हो, यानी अंदर के, यानी आपस में लोग लड़ रहे हैं, हमारे देश में लोग आपस में लड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एमपी जो है महाराष्ट्र स्टेट से लड़ रहा है, महाराष्ट्र जो है यूपी बिहार से लड़ रहा है, तो इस तरह से अगर राइवलरी चल रही है इनके बीच में, मान लो देश में लोग आपस में, 1-2 धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 जातियों के लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 राज्यों के लोग आपस में लड़ रहे हैं, या कह सकते जो भी पर्सन आपस के लोग, यानी एक ही कंट्री के सिटीजन आपस में लड़ने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल अपराइजिंग, यानी अंदरूनी कलह कहते हैं। अपराइजिंग मतलब विद्रोह होता है, आप जानते हैं, है ना, जैसे 1857 का रिवॉल्ट में पढ़ा था हमने अपराइजिंग, तो वैसे ही। तो इंटरनल अपराइजिंग, इंटरनल मतलब अंदरूनी कलह, अंदरूनी कलेश मतलब अंदर, फिर अपने ही घर में झगड़ा। तो जब कंट्री के बाहर मुसीबत हो और कंट्री के अंदर मुसीबत हो, यानी बाहर से कोई हम पे अटैक कर रहा हो या कंट्री के अंदर के लोग ही आपस में एक दूसरे पे अटैक कर रहे हो, तब उस कंडीशन में क्या लगाई जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है। तब उस कंडीशन में आपातकाल की घोषणा की जाती है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर्स। जी हाँ, संविधानिक फेलियर, यानी कि जब संविधान नाकाम हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क होता है। बट किसी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर हो गया जो अपने ढंग से मनमानी करे, कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, तो वहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम एग्जाम्पल देते हैं कि वेस्ट बंगाल में वहां की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जहां पे उनकी पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तो वहां पर क्या करते हैं, दूसरी पार्टी जो है, फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी हो या फिर मुस्लिम पार्टी हो, एआईएमआईएम, उस जो पार्टी है, उन पार्टी किसी भी बाहरी वाली पार्टी को वो अलाउ नहीं करते। उनके जो टीएमसी के लीडर्स होते हैं, दूसरे लीडर्स का मर्डर कर देते हैं, आए दिन बम ब्लास्ट होता है। वहां पे चुनाव अभी जस्ट हुए थे 2019 में, जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में बहुत ज्यादा हथियारों का यूज हुआ, बम फेंके गए। जहां पे वो लोग चुनाव हारते नजर आ रहे थे, वहां पे आग लगा देते थे बूथ पर, वहां पे बम फोड़ देते थे, और उनको लोकल लीडर का सपोर्ट मिलता था और पुलिस भी उनके ही कंट्रोल में रहती थी। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं हो रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल वहां पर बहुत सारे बांग्लादेश के घुसपैठिए जो आ गए, रेफ्यूजीज बांग्लादेश से आए हैं, बिना परमिशन के छुप के वहां पर रहते हैं, और वहां की गवर्नमेंट उन्हें रहने देती है ताकि वो लोग का वोटिंग फायदा हो जाए या पर्टिकुलर रिलीजन वाले खुश हो जाए, ऐसा करके वो लोग करने देते हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां की गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है और प्रेसिडेंट के पास कोई प्रूफ है और प्रेसिडेंट क्या करे, बाकी लोगों के सपोर्ट से क्या कर सकता है, वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब वहां प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में चीफ मिनिस्टर का रूल नहीं चलेगा, अब सिर्फ प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। पुलिस अब उस वहां के मिनिस्टर्स की, लोकल लीडर्स की बात नहीं मानेगी, पुलिस अब किसकी बात मानेगी, प्रेसिडेंट की। वहां पे आर्मी तक आ जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, ये सब होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, पहला तो हम आपको बता दिए कि एक्सटर्नल एग्रीगेशन, जब बाहरी खतरा हो, या फिर इंटरनल अपराइजिंग, यानी आपस में ही विद्रोह हो जाए, अंदरूनी खतरा हो, तब क्या होता है, इमरजेंसी लगाता है प्रेसिडेंट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, यानी कि जब संविधान नाकाम हो जाए, यानी संवैधानिक तरीके से काम ना हो, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है।
तीसरा फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक संकट, जब देश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो, चारों तरफ एकदम भूखमरी, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गरीबी, हद से ज्यादा भूखमरी, जीडीपी बहुत हद से ज्यादा स्लो हो जाना, देश में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाना, अगर इस तरह की कंडीशंस होंगी तब भी क्या हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। पर यहां भी वो कर तो लेगा इमरजेंसी डिक्लेयर, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट मिनिस्टर। जी हाँ, इनके एडवाइस पर ही करेगा, वो अपने मन से खुद भी फिर भी डिसीजन नहीं ले सकता। चलिए, तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जब बाहरी आक्रमण हो, एक्सटर्नल एग्रीगेशन या फिर इंटरनल अपराइजिंग हो तो इमरजेंसी लगती है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करे तब इमरजेंसी लगती है। तीसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो यानी आर्थिक संकट हो तब इमरजेंसी लगाई जाती है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट ही लगाता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, पूरे पार्लियामेंट के एडवाइस पर ही ये सब काम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब कब इन कंडीशंस के अलावा भी प्रेसिडेंट कभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है क्या, कि और किन कंडीशन में कर सकता है। तो कभी बार प्रेसिडेंट जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ राष्ट्रपति भवन में है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो घूम नहीं रहा 29 स्टेट्स में, बट अपने वर्क करने के लिए उसने हर स्टेट में एक गवर्नर जरूर रखा है। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो वैसे ही स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव में कौन होता है? लेजिस्लेचर में गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। यानी प्रेसिडेंट हर स्टेट में खुद ही काम नहीं कर सकता, तो हर स्टेट में अपना एक आदमी रखता है जिसे हम गवर्नर राज्यपाल कहते हैं। तो अगर कोई गवर्नर रिपोर्ट दे कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं हो रहा है या फिर उस स्टेट में सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोअप नहीं हो रहा है, तो क्या कह सकता है? वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे वित्त मंत्री यानी कि हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर वेस्ट बंगाल के गवर्नर अगर सजेशन देते हैं और कहते हैं कि वहां इमरजेंसी लगाने की जरूरत है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कंडीशन कितनी खराब है और क्या बुरी कंडीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हटाया जा रहा है, कहां पर? वेस्ट बंगाल में, कहां कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं जा रहा है। तो चलिए यहां पर देखते हैं आगे कि और क्या है। फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, अगर गवर्नर रिपोर्ट दे, जैसा भी हम आपको बताएं, अगर गवर्नर रिपोर्ट दे और एनी सोर्स, किसी और सोर्स के थ्रू, मान लीजिए किसी मीडिया वालों के सोर्स के थ्रू या फिर कोई एजेंसी होगी, एनजीओ होंगे या फिर सर्वे करने वाले होंगे, अगर इन लोग के सोर्स के द्वारा यानी इन लोग के द्वारा प्रेसिडेंट को ये नोटिस मिले, प्रेसिडेंट को ये जानने मिले कि उस राज्य में सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क हो रहा है, असंवैधानिक कार्य हो रहा है, तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और एनी सोर्स, प्रेसिडेंट में ऑल्सो डिक्लेयर इमरजेंसी। क्या कर सकता है? गवर्नर के एडवाइस पर, गवर्नर की रिपोर्ट पर या फिर किसी और सोर्स के रिपोर्ट और एडवाइस पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। करेगा कंफर्म नहीं है, नहीं करेगा ये भी कंफर्म नहीं है, कर सकता है डिक्लेयर इमरजेंसी आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर। वही बात हम आपको बताएं, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर का अप्रूवल नहीं मिलेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है लोकसभा में, जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। करता तो वही है, लेकिन जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं कर सकता। आगे देखिए तीसरा, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देयर इज एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री। जी हाँ, प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन जब हद से ज्यादा अत्यंत ही आर्थिक गहरा संकट हो जाए। जी हाँ, जब बहुत भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस यानी बहुत ही अत्यंत ही कह सकते हैं हम, बहुत ही बुरा वक्त, बहुत ही गरीबी वाला समय, जब देश में चारों तरफ गरीबी होगी, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, जीडीपी एकदम कम हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन होगी, तब देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तब उस इमरजेंसी को कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इस तरह की इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लगी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में लागू नहीं हुई है, क्योंकि कभी भी ऐसी कंडीशन आई ही नहीं कि भारत हद से ज्यादा गरीब हो जाए, हद से ज्यादा बेरोजगारी आ जाए, ऐसी कंडीशन आई नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए ना। तो इस तरह से इमरजेंसी लगाने का सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इमरजेंसी लगाता कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक, 3 कंडीशंस में इमरजेंसी लगा सकता है, कभी एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो या फिर इंटरनल अपराइजिंग हो, दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए तब, और तीसरे की बात क्या है? तीसरे में यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के साथ साथ अगर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है यानी आर्थिक संकट चल रहा है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा तीसरे पॉइंट में, वही कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो भी क्या लगाई जा सकती है? इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर की रिपोर्ट पर या किसी और सोर्स के थ्रू क्या कर सकता है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, बट किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? पहले आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स। किससे अप्रूवल लेके? कैबिनेट मिनिस्टर्स से।
और प्रेसिडेंट और इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब देश में हद से ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाए तब। तो ये है इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की, जो कि है द प्रेसिडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। स्टूडेंट्स अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ जान लिया है, प्रेसिडेंट की पावर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका प्रोसीजर इलेक्शन का, ये सब कुछ हमने जान लिया है। अब हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं प्राइम मिनिस्टर के, यानी कि प्रधानमंत्री। आपने अक्सर सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर, इतना हम सुनते रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे? तो आपने सुना होगा कि पार्टी से जीते थे, चुनाव जीते थे तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, वो हमारे प्रधानमंत्री बन गए। तो कैसे इलेक्शन होता है? कौन डिसाइड करता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? किसने डिसाइड किया होगा? कौन डिसाइड करता है कि वो एक व्यक्ति ही बनेगा? कौन सा व्यक्ति डिसाइडेड हो जाता है? कैसे होता है? सारी प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि देश में किसी भी नेता को चुनने के लिए, यानी नेता को जो पोस्ट होती है उसे चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। और ये चुनाव कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन। कौन कराता है? ये इलेक्शन कमीशन, यानी कि इसे हिंदी में चुनाव आयोग भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, चुनाव आयोग भी कहते हैं। यही डिसाइड करता है किस दिन चुनाव होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, कितने दिन में होंगे, वोटिंग किस दिन होगी, तो चुनाव का वोट का काउंटिंग कब होगा, सब यही लोग डिसाइड करता है। इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाती, ये फ्री होते हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करते, अपने मन से काम करते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करते हैं। तो देखिए इलेक्शन में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन में बहुत सारी पार्टी होती है। क्या होती है? पार्टी, ठीक। इलेक्शन में होती है पार्टी। अब इलेक्शन किसके होते हैं? लोकसभा के। अभी हम राज्यसभा के नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री लोकसभा में काम करते हैं ना, लोकसभा में रहते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन को ही ना जनरल इलेक्शन या फिर आम चुनाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आम चुनाव या फिर जनरल इलेक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप इतना देखिए कि जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टी होती है। अब उसमें कौन सी पार्टी होती है? नॉर्मल एंजॉय वाली पार्टी नहीं, खाने पीने की। ये पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी होती है, यानी कि चुनावी वाली पार्टी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो अभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या एक दो से होती हैं? नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स है? 545। ये हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है? 545, ठीक। और ये 545 में से जिसको 272 सीट्स या इससे ज्यादा मिलती है, 272 और मोर, याद रखिएगा 272 और मोर, जिसको भी इस पूरे 545 में से 272 और मोर, इससे ज्यादा सीट मिलेंगी, वो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी, वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, सरकार बनाएगी। क्या बनाएगी? वो सरकार, ठीक है। वही पार्टी क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी। तो आपको ध्यान क्या देखना है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इस तरह के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हमने नाम लिए हैं, शिवसेना, है ना, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना खुद का एक नेता होता है। जी हाँ, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी पार्टी क्या करती है? अपने पूरे पार्टी में किसी एक पर्सन को सपोर्ट करती है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, मतलब हमारी पार्टी को अगर 272 सीट्स मिलती है, यानी 272 सीट्स मिला मतलब क्या? एक ही पार्टी के इतने लोग जीत जाना। अगर एक पार्टी के इतने लोग जीत गए, 272 लोग जीत जाएंगे, तो इन 272 लोगों की क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। अब इसी 272 में से एक चुना जाएगा लीडर। क्या चुना जाएगा? लीडर। अब ये लीडर कौन चुनेगा? चाहे तो ये 272 मिलके चुन दे या फिर इनकी पॉलिटिकल पार्टी बोल दे कि चुन लेंगे ना। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि बीजेपी ने कैसा किया था, पूरा प्रोसीजर आपको समझा देंगे। बहुत ही वेल नोन है, रिसेंट इंसिडेंट है, इससे उसी का एग्जांपल देंगे। तो प्रोसेस कैसी होती है? चुनाव होते हैं, नेता चुनने के लिए चुनाव कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन। नेता को चुना कैसे जाता है? जब लोकसभा के इलेक्शन होता है तो क्या होता है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। चुनाव आयोग से रजिस्टर करा लीजिए, इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दीजिए, पार्टी का नाम रजिस्टर करवाइए, जो फीस भरनी होती है फीस भरिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। आपको सिंबल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का लोटस कमल का फूल है, कांग्रेस का पंजा है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है ना। इस तरह से वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के अपने सिंबल्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? अपने मेंबर्स को टिकट देती है। मतलब ये जो 272 आप देख पा रहे हो ना, 272 या 540 क्या है? ये जो 545 है पूरे देश को बांटा गया है। जी हाँ, पूरे देश में टोटल 545 सीट्स है। ऐसी कितनी सीट्स है टोटल?
545 सीट्स है, ये सीट्स है, कितनी सीट है 540। आपने सुना भी होगा कि चुनाव में इतने सीट से जीत गए, इतनी सीट मिली है इस पार्टी को, सुनते हो ना। पार्लियामेंट में सिर्फ 545 लोगों के बैठने की जगह है लोकसभा में, तो टोटल कितने नेता चुने जा सकते हैं, सिर्फ 545 ही नेता चुने जा सकते हैं। अब इतने ही नेता चुने जा सकते हैं, पूरे देश को भी उतने पार्ट में बांटना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 गांव है तो सरपंच कितने होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, 2 होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 गांव के 2 सरपंच। उसी प्रकार से अगर पूरे देश में 545 पार्ट्स हैं तो उस 545 पार्ट में से कितने नेता चुने जाएंगे भाई, 545 चुने जाएंगे अपने अपने पार्ट को संभालने के लिए। जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही क्या किया जाता है, भारत को, इंडिया को 545 पार्ट में बांटा गया है सिर्फ चुनाव कराने के लिए, बंटवारा नहीं है वो, सिर्फ क्या है उसको बांटा गया है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, चुनावी क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, चुनावी क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर सीट पर एक पर्सन चुनाव लड़ता है, यानी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा के सांसद होते हैं ना, वहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। तो छिंदवाड़ा में इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पर्सन रहेगा कि जीता तो ये जाएगा, लोकसभा का मेंबर बनेगा, यहाँ से लोकसभा में ये बैठेगा, या फिर बीजेपी अपना एक कैंडिडेट देगी, आम आदमी पार्टी एक कैंडिडेट देगी, कांग्रेस देती है। जैसे फॉर एग्जांपल छिंदवाड़ा से माननीय हमारे सांसद श्री कमलनाथ जी रहते हैं, तो कमलनाथ जी अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो कहाँ जाएंगे, लोकसभा में। अक्सर वो जीतते भी आ रहे हैं और लोकसभा में बैठते भी है चुनाव, ठीक है, तो हमने देखा भी है। तो क्या होगा, इस तरह से कई पार्टीज लोग चुनाव लड़ती है, जो जीत जाता है वो बनता है। ऐसे हर जगहों से अगर मान लीजिए जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीत जाते हैं ना, उसी की क्या बनती है, फिर सरकार बनती है। तो सारे जीते हुए लोग में से क्या होता है, एक पार्टी के, जो पार्टी सबसे ज्यादा नंबर लाई है, यहाँ 272 लाई है, तो इस पार्टी के सारे लोग जीते हुए जो लोग है ना, ये आपस में डिसाइड करेंगे कि एक पर्सन हमारा लीडर होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ नहीं पा रहे थे, 5 लोग हैं, ये 5 लोग चुनाव जीते, ये 5 डिसाइड करेंगे कि इसमें से कोई एक इनका लीडर होगा। तो इन 5 डिसाइड किया कि ये जो अंगूठा है, थंब, ये इनका लीडर होगा, ये चारों रेडी है कि ये हमारा लीडर है। तो इन्होंने जिससे लीडर चुना है वही क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर। और मजे की बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। जी हाँ स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, बट प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर की कोई कंट्रोल नहीं है। अपॉइंट तो कर देगा पर निकाल नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर को, उसकी पोस्ट से हटा नहीं सकता, ठीक। फिर वही लीडर जो होता है उसी को फिर क्या माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। जी हाँ, वही हमारा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम होता है। तो यही बात है स्टूडेंट, इसी तरह से इलेक्शन होते हैं, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्शन होती है, कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। फिर लोकसभा, ये जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के होते हैं, लोकसभा इलेक्शन यानी कि इन्हें आम चुनाव या फिर जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी में से जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है वो अपने एक वही सरकार बनाती है, और उसी जीते हुए लोग में से लोग अपना एक लीडर चुन लेते हैं, जिसे नेता बना के प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है। अब इसका हम लाइव एग्जांपल आपको बताते हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल जो हुआ है। फॉर एग्जांपल चाहे आप 2014 का एग्जांपल पकड़ लो या 2019 का, 2019 का जो इलेक्शन हुआ अभी रिसेंटली, उसमें सबसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सीट जो मिली, सबसे ज्यादा मेंबर जो जीते वो बीजेपी पार्टी के थे। जी हाँ, 303 लोग है ना, 303 सीट से जीत ली किसने, बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी पार्टी ने 303 सीट जीती, 303 सीट जीती बीजेपी ने। तो अब ये 303 लोग बीजेपी के जीत गए, तो 303 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए बीजेपी के। ये 303 लोग कहां जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। कहां बैठेंगे, पार्लियामेंट के, लोकसभा में। और ये 303 के अलावा 56 कांग्रेस के, 2 आम आदमी पार्टी के, 10 दूसरी पार्टी के, ऐसे करते हुए ऐसे 5-10 ऐसे करते करते टोटल 545 का नंबर हो गया है ना, 545 लोग जीते हैं, जिसमें से आपके लिए 303 बीजेपी के। सबसे ज्यादा किसके हैं, बीजेपी के। तो सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की। तो इन्हीं में से तो लीडर चुना जाएगा ना। तो 303 लोगों ने मिलकर क्या किया, आपस में डिसाइड कर लिया कि हमारे इस बार के जो नेता होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। तो जो नेता रहता है उसको क्या करता है, प्रेसिडेंट अब क्या करता है, उसे अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने से पहले उससे बुलावा भेजता है, न्योता देता है ना, इनवाइट करता है कि आप आइए, सरकार बनाइए, आप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर दिए, है ना। तो अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर देता है और शपथ दिलवाता है प्रधानमंत्री को। तो वो लोग क्या करते हैं, शपथ खाते हैं कि अपना नाम कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, देश को हमेशा डेवलप करने का वर्क करेंगे, ऐसा वगैरह शपथ खाते वो लोग, है ना। तो इस तरह से पूरी प्रोसीजर है, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। अब सवाल आता है कि प्राइम मिनिस्टर तो चुना गया, अब कैबिनेट मिनिस्टर कैसे चुनेंगे।
तो प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले वर्क नहीं करता, वो कभी भी अकेले काम नहीं करता। तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि उसके लिए इन 303 में से कौन उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर का काम करेगा, कौन एजुकेशन संभालेगा, कौन उसके लिए लॉ का मैटर संभालेगा, कौन उसके लिए ट्रांसपोर्ट संभालेगा, कौन वगैरह वगैरह अलग अलग काम करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है और उसकी पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर डिसाइड करती हैं, जीते हुए लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर है, इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर भी चुन लिए जाते हैं, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर भी चुना जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझा होगा, पूरा क्लियर, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल में प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है ना, वो सारी बातें, उसकी पावर्स वगैरह सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में और उसके कुछ एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बता दें कि जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने एक बात जानी थी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, यानी सिर्फ नाम मात्र का हेड है, कोई कार्य करता नहीं है वो उसके पास नॉर्मल टाइम पे उसके पास कोई पावर ही नहीं होती है, बस एक्सेप्शनल टाइम में उसके पास इमरजेंसी की पावर आती है। मैक्सिमम टाइम तो जो मेन पावरफुल है कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है। तो आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसे स्पेशल पावर मिलती है। जी हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही एक्चुअल हेड होता है, वही रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि सारे जीते हुए लोगों ने किसको नेता चुना है, प्राइम मिनिस्टर को। तो उन सारे जीते हुए लोगों को कौन कंट्रोल करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करेगा। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपने लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना, प्राइम मिनिस्टर ने लॉ मिनिस्टर को चुना, प्राइम मिनिस्टर ने ही मीडिया वाले मिनिस्टर को, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है ना, उन्हें चुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रांसपोर्ट वाले को चुना, प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ वाले को चुना। तो वो हेल्थ से रिलेटेड जितने काम होंगे किससे पूछे बिना नहीं हो सकते, उस मिनिस्टर से। और वो मिनिस्टर को किसने बनाया, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने बनाया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर तरह के सेक्टर में, हर तरह की पावर का, हर तरह के वर्क का कंट्रोल किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। इसलिए तो कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है, एक्चुअल हेड होता है गवर्नमेंट का, लेकिन किस में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ही रियल हेड है और एक्चुअल हेड है। दूसरी बात कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका एक्चुअल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पर वैसे नहीं समझ रहे हैं, हम आपको चलिए यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने चुना किसको, मिनिस्टर्स को, है ना। इस तरह से ये हेल्थ का मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर, है ना, ये कम्युनिकेशन का मिनिस्टर, इस तरह से मिनिस्टर्स हैं। तो अब ये मिनिस्टर किसके कंट्रोल में है, प्राइम मिनिस्टर के, ये भी इसके कंट्रोल में, ये भी, सब इसके कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ये हटा भी सकता है पोस्ट से। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया है तो जब चाहे वो इन्हें आस्क कर सकता है रिजाइन देने के लिए, इन्हें हटाने के, अपनी पोस्ट से हटने के लिए कह सकता है कौन, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को बनाता है और यही उन्हें चुनता है, यही उन्हें हटा भी सकता है। पर आपको उसमें बहुत मजे के फैक्ट बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है ना, और प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तीन है। तो पावर जो बटी है इन तीनों में, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल है। आपको बात बताएं, ये और ये मिलके इसको हटा सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ये मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनमें से किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, यानी पावर है बट पावर एक छत्र पावर नहीं है, अकेले की पावर नहीं है कि एक तरफा पावर किसी के पास नहीं है, पावर बटी हुई। अगर इनमें से ये एक गलत कर रहा है तो दो मिलकर उसको हटा देंगे। अगर दोनों गलत कर रहे हैं ना तो इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, पार्लियामेंट अभी है। जी हाँ, पार्लियामेंट के लोग हटा देते हैं। उन 303 लोगों ने जिन्होंने चुना हुआ है ना इलेक्शन में, मेजोरिटी वाले वो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये सारे लोग मिलकर इन्हें हटा देंगे। तो स्टूडेंट ये तो बात होगी किसकी, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की। और हम आपको बात करें, अगर बताएं कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। जी हाँ, अपॉइंटमेंट जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो होती है किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे, वही हमको बताएं कि जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर जीती होगी, या जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीते होंगे, उस पार्टी के हेड को कौन इनवाइट करता है, प्रेसिडेंट इनवाइट करता है
एज ए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डन बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा कि हाँ प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, आप कार्य करिए प्रधानमंत्री के रूप में, तो नीचे सिग्नेचर होगा आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति नीचे सिग्नेचर होगा। यानी कि यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी काम है प्राइम मिनिस्टर के, बिल फट रहा है किसका, प्रेसिडेंट के नाम का। यानी काम दूसरे को होते हैं, नाम किसका आता है, हमेशा बेचारे प्रेसिडेंट का बार बार आता है, और कोई स्पेशल इसको फायदा भी नहीं होता, स्पेशल पावर भी नहीं देते। बस एक्सेप्शनल केस यानी कि इमरजेंसी की कंडीशन में हद से ज्यादा पावर आ जाती है, सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है उस कंडीशन में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कौन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होता है किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ये भी क्लियर है ना। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। आपको ये भी ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट कर तो देगा, पर वो हटा नहीं सकता। हटाने के लिए उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसा हमने आपको समझाया था कि दो मिलकर तीसरे को हटा सकते हैं ना। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो ये बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, इनका अपॉइंटमेंट। स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत की इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। आज के वीडियो लेक्चर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाता है 3 कंडीशंस में, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, दूसरा कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो, और तीसरा जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, एग्रीगेशन, या फिर उसके बाद क्या हो, इंटरनल अपराइजिंग हो सकता है ना। तो पहली कंडीशन अब जब बाहर से देश की सुरक्षा को खतरा हो, या फिर देश के अंदर ही, देश के भीतर ही क्या हो रही हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, तब इमरजेंसी लग सकती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, यानी कि जब संविधान खतरे में होता है तो उस समय भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और तीसरा, जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इसका मतलब आर्थिक संकट चल रहा है, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह आप देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।